स्पर्म फ्रीजिंग मीन्स आपके स्पर्म उसी एज पे रुक गए, जैसे कि आपकी ज़िंदगी एक एज पे थम गई, आप बूढ़े नहीं हो रहे हो, वैसे आपके स्पर्म्स एज आउट नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसी पद्धति है जिससे कि आप एक तरह से सोचो तो आप हमेशा ही जवान बने रहोगे, बिकॉज आपके स्पर्म्स जवान बने हुए हैं। तो इस पद्धति के पहले अगर आप स्पर्म फ्रीजिंग के लिए जा रहे हो तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक अच्छा सेंटर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है जहाँ की सारे गाइडलाइंस फॉलो होते हैं, जो आपके स्पर्म लंबे तौर पर फ्रीज़ करके रखें प्रॉपरली, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने स्पर्म जा करके ले सको वहाँ से 2 साल 3 साल 5 साल के बाद जब भी आप चाहते हो उसको यूज़ करना। सीमन फ्रीजिंग के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी क्योर हो जानी चाहिए, मीन्स आपको एंटीबायोटिक का कोर्स चल चुका होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वायरल इन्फेक्शन आपके बॉडी में है, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, तो आपकी वो डायग्नोसिस पहले से बननी चाहिए, बिकॉज उस चीज़ का फिर अलग फ्रीजिंग होती है, उसके अलग कैंस होते हैं। आपके ब्लड ग्रुप हम ज़रूर देखते हैं सीमन फ्रीजिंग के पहले। तो ये कुछ पद्धति हैं और कोशिश ये करें कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें। आप 72 दिन पहले अल्कोहल, सिगरेट, अपने जो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं वो स्टॉप किए रहें, बिकॉज जो सीमन का सैंपल आ जाता है वो 72 डेज़ पहले आपके बॉडी में बनता है। आपके सारे टेस्ट हो चुके होने चाहिए, जिससे कि डॉक्टर को ये पता रहे कि जो वो सीमन फ्रीज़ कर रहा है वो किस लेवल पे फ्रीज़ कर रहा है, क्या कोई और मेडिकल कंडीशन ऐसा है जो कि इस सीमन को, इसकी लॉन्जिविटी को या इसके थॉइंग रेट को अफेक्ट करने वाला है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जाननी, और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये है, जब आप सीमन फ्रीजिंग के लिए आते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक एब्स्टिनेंस गैप मेंटेन करके आओ सेक्सुअल इंटरकोर्स में। आपको इस दौरान इंटरकोर्स के आप मास्टरबेट भी नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह का सीमन आपका इजैकुलेट नहीं हो सकता है, मिनिमम 2 डेज़ पहले और मैक्सिमम 6 डेज़ का गैप होना चाहिए। अगर ये आप नहीं मेंटेन कर रहे हो तो बिलीव मी, आप अपना सीमन फ्रीजिंग के लिए सैंपल न दें, इस प्रोसेस को आप डिफ़र कर दें। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आप अपना कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी स्टार्ट होने के पहले ही फ्रीज़ कराएं। अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हैं, टेस्टिस की सर्जरी हो रही है, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से इस फ्रीजिंग की पद्धति के बारे में डिस्कस करें, और उनके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो आपके टेस्टिकुलर टिश्यू को फ्रीज़ कर सके। प्लस आपके टेस्ट हो चुके होने चाहिए जो ये बताए कि ये जो आपका जो फ्रीज़ हुआ है सैंपल, मीन्स जो कैरियोटाइप्स होते हैं उसमें कोई ऐसी आनुवांशिक आपकी रोग नहीं है जो कि बच्चे में भी ट्रांसमिट करेगा, या इस सीमन को जिसको हमने फ्रीज़ किया है वो नॉन वायबल बनाएगा। बिकॉज फ्रीजिंग की पद्धति इसलिए हो रही है कि हम इस चीज़ का आगे इस्तेमाल कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप सीमन कलेक्शन करने के लिए जा रहे हो तो कभी भी कॉन्डोम में इजैकुलेट मत करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो कॉन्डोम के अंदर अगर आप इजैकुलेट करते हो तो वो जो है सो स्पर्म टॉक्सिक होते हैं और वो आपके गैमेट्स को कम कर देंगे, जो क्वांटिटी होता है, नंबर होता है स्पर्म काउंट का। चौथी चीज़ ये है कि हमेशा कोशिश करो कि एक बार ही अपना सैंपल आप फ्रीज़ नहीं कराओ, कम से कम 2 से 3 बार आपके सीमन फ्रीजिंग होनी चाहिए, जिससे कि मल्टीपल वायल्स हो, मतलब अलग अलग कंटेनर हो जिसमें सीमन फ्रीज़ हो। बिकॉज अगर किसी प्राकृतिक वजह से या किसी मिसहैप की वजह से कोई 1-2 सैंपल्स ख़राब हो गए, या क्योंकि 100% रिकवरी रेट नहीं होती, किसी वजह से रिकवर नहीं हुए, तो ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा आखिरी में। ये कुछ प्रिकॉशन अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली जो बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में होता था कि जो साधु बाबा होते थे, बड़े लोग होते थे, उनको काफ़ी दिन तक उनकी रिप्रोडक्शन मेंटेन्ड होती थी। अगर हमारे पुराने आप हिंदू शास्त्र में जाओ तो वो सेम चीज़ आपके लिए भी फ्रूटफुल होगी, और आप एक तरह से आपका जो शुक्राणु है, आपका जो वंशज है, वो बिल्कुल एक जगह कहीं पैक होके रह जाएगा। हम रखें आपका ख्याल।